नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे एमओटी की, जिनमें अभी तक हमने ऐसे अणुओं की एमओटी की बात की थी जहां पर दोनों जो परमाणु थे वो एक जैसे थे। जैसे हाइड्रोजन अणु की बात की थी तो वहां पे दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे। हीलियम की बात की थी तो दोनों हीलियम हीलियम थे। कार्बन की बात की थी, कार्बन कार्बन थे। ऑक्सीजन की बात की थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु की, यानी कि किसी अणु में एक परमाणु दूसरा होगा और एक परमाणु कोई और होगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन, जैसे मान लो कोई अणु है, इसमें एक परमाणु कार्बन है और एक परमाणु ऑक्सीजन है। तो इन विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु की आज हम व्याख्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हाँ, एक बात और पहले ही मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है एमओटी में से। ठीक है, विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु के बारे में। तो यहाँ पे हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु की बात करते हैं तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। वे अणु जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु हमारे पास कहलाते हैं, जिनमें क्या होते हैं, अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, और भी बहुत सारे अणु हैं, है ना। इनमें दोनों जो परमाणु हैं वो समान नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है, ये अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ये कार्बन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, यहाँ ये नाइट्रोजन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, और इनके कक्षकों की ऊर्जा में भी अंतर होता है। अभी तक जो हम अणु बनाते आ रहे थे, जिनका हमने एमओटी डायग्राम बनाया था, उनमें हमने ऑर्बिटलों को लगभग बराबर रखा था, लेकिन अब हमको यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखो परमाणु ही चेंज हो गया है। यहाँ पे परमाणु ही चेंज हो गया तो दोनों की ऊर्जा में जो अंतर है ना वो आ जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगी, एक की ज़्यादा हो जाएगी, एक की कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो हमको एमओटी डायग्राम बनाना है पहले तो। ठीक है, तो एमओटी डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए मुझे। अब देखो एमओटी डायग्राम है, एमओटी डायग्राम में मैं ले रहा हूँ CO अणु का एमओटी डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? CO अणु का डायग्राम। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्बन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑक्सीजन। देखो एक बात और, क्या देखो यहाँ पे हमको 1s ऑर्बिटल की, 1s कक्षकों की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? 1s ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं है। क्लियरली मैं आपको बता दूं। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं, हम बना सकते हैं। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन का यही ना। तो अब देखो 1s वाले ऑर्बिटल बनाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है,
हम सिर्फ आउटर सेल वाले ऑर्बिटल्स को भी बना सकते हैं। हम जो बाहर वाले कोष है ना उनको भी ले सकते हैं, बाहर वाला कोष ही ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2s से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन का ऑर्बिटल इस तरीके से और ऑक्सीजन का इस तरीके से। ठीक है, कार्बन का इस तरीके से और ऑक्सीजन का इस तरीके से। इसका ऑर्बिटल नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिल गए तो एक ये ऑर्बिटल बन गया और एक ये ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2। ये कौन सा है? 2s है, 2s है। ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे p कक्षक की बात आती है। p कक्षक यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 ये तो होते हैं और इसको हमको थोड़ा नीचे बनाना है। 1 2 3। अब कार्बन में p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन में कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास s कक्षक है। ठीक है, 2p का 2px है, ये 2py है और 2pz है। ठीक है, ऐसे ही ये 2px है, 2py है और 2pz है। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए हमारे पास। अब देखो आपस में ये मिलेंगे तो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक तो ये सिग्मा ऑर्बिटल इस तरीके से बनेगा, 2 यहाँ पे पाई ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, 2 ये ऑर्बिटल बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमको 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ हमने कार्बन की बात कर ली और यहाँ हमने ऑक्सीजन की बात कर ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका डायग्राम हो गया? CO का डायग्राम हो गया। ठीक है, और इनमें ऊर्जा स्तरों का थोड़ा सा अंतर रहेगा, थोड़े से ऊपर नीचे ऊर्जा स्तर बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी प्रति, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पे कैसी प्रकृति होती है? अनुचुंबकीय होती है। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे जो प्रकृति है वो कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय प्रकृति यहाँ पर होगी। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बंद क्रम निकालते हैं। तो बंद क्रम निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है, हाफ। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए हमारे पास। ठीक है, 8 के बाद एंटी बॉन्डिंग में कितना है? एंटी बॉन्डिंग सिर्फ ये 1 है, तो इसमें हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो 8, ठीक है, कितने हो गए? 2 हो गए। तो 8 में से 2 गए तो 6/2।
ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो 3 बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन CO में 3 बंध है। ठीक है, जिनमें से एक सिग्मा बंध व 2 पाई बंध है। जिनमें से एक सिग्मा बंध व 2 पाई बंध है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बात हो गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इनकी जो बंध ऊर्जा होती है, अगर बंध ऊर्जा की बात करें तो बंध ऊर्जा हमारे पास होती है 256 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, कितनी होती है, 256 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पर ऊर्जा होती है। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, इसकी जो बंध लंबाई है वो होती है 1.13 या 1.13 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से हम विषम नाभिकी की व्याख्या भी कर सकते हैं। बस आपको विषम नाभिकीय अणुओं में एक बात याद रखनी है, क्या आपको ये याद रखना है कि किस वाले परमाणु की ऊर्जा ज़्यादा होती है, किस वाले परमाणु की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है बिल्कुल इक्वल लेवल में समान तरीके से नहीं बनेंगे। इनमें से एक परमाणु के जो कक्षक हैं, जो ऑर्बिटल हैं, वो थोड़ा सा हाई पोजीशन पे बनेंगे, ऊपर बनेंगे, और दूसरे के नीचे बनेंगे। ठीक है, यहाँ ये हाई है, यहाँ ये नीचे है, यहाँ ये हाई है, यहाँ नीचे है, ये इक्वल नहीं है। कभी आप सोचो कि सर ने ये गलत बना दिया, ये थोड़ा सा नीचे बना दिया, सर जी का चित्र टेढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम विषम नाभिकी की बात करेंगे तो ये ऊपर नीचे ही बनेंगे। ठीक है, अगल बगल में नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों परमाणु क्या है, डिफरेंट है। अगर हमारे पास समनाभिकीय अणुओं की बात होती तो वहां पे ये दोनों अगल बगल में बनते। ठीक है, वहां पे ये दोनों अगल बगल में बनते और उसके बाद हमारे पास नए अणु का निर्माण होता। ठीक है, तो आज ये हमने पढ़ा CO अणु। ठीक है, विषम नाभिकीय अणु में हमारे पास सिर्फ 2 अणु हैं। कौन कौन से, एक तो CO अणु और एक NO अणु। तो आपके एग्जाम में इनमें से एक पूछा जाता है ज़्यादातर, या तो CO पूछ लिया जाता है या NO पूछ लिया जाता है। ठीक है, कम से कम 80-85% चांस होते हैं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता है। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में देखा, CO अणु के बारे में देखा, इसकी व्याख्या की। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसकी व्याख्या करेंगे, NO अणु की व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना सा ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।